मित्रों नमस्कार। नमस्कार सर। आपका भाई परसाराम ढाका। मैं आज फलोदी जिले में बाप तहसील में एक नया गांव है। नया गांव में हमारे साथ शंकरदान जी चारण साहब है, जो बीएसएफ से रिटायर्ड थे। देश की सेवा के लिए कितने साल तक सेवाएं दी है वो अब पूछ करके आपके साथ शेयर करने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। सब पहला साहब आप परिचय दो जनता में। तो हमारा नाम शंकरदान है और एक्ट बीएसएफ हूँ। नया गांव का रहने वाला हूँ, जाति से चारण रत्न हूँ और मेरे पिताजी का श्री केवलदान जी नाम। अच्छा, आपने बीएसएफ में मतलब ज्वाइनिंग कब हुई थी और रिटायर्ड कब हुआ था, ये तारीख? मैंने 69 में मैं बीएसएफ में भर्ती हुआ था और 78 में मैंने रिजाइन दे दिया। अच्छा, 78 में आपने रिजाइन दे दी। चलो ये बात बाद में और भी करेंगे, आपको पूरा मतलब लड़ाई के बारे में। पहले हम जैसे आपका नया गांव है, ये नया गांव का नाम कैसे पड़ा आप बताइए। सब मेरे पुरखों का गांव है। इससे पहले गांव जो बसा हुआ था वो गांव तालाब के अगोर के अंदर आ गया, तो उन्होंने गांव बसने के बाद में 2-4 साल जब बरसात हुई, उन्होंने देखा कि गांव का पानी तालाब के अंदर जा रहा है, तो पानी स्वस्थ थोड़ी वो गड़बड़ाने लगी, तो उन्होंने इसलिए वहां से चेंज करके दूसरी जगह बस, इसलिए इसी का नाम नया गांव पड़ा, जो तालाब में पानी न जा करके और में जाए। अच्छा, इसलिए उन्होंने नया गांव। इससे ये गांव बसाने में कौन सी जाति का सहयोग रहा और क्या स्थिति रही थी पुरानी टाइम? सब जब हमारे पुरखे पहले जैसलमेर के पास में हमारे चारणों के 8 गांव रत्नों के हैं, उन 8 गांव में से बिकुमपुर के जिस समय जैतून भाटियों का रहा था, उस समय बिकुमपुर में राव हमें लेकर आके चारण वाला गांव बसाया था हमारे पुरखों ने, जो बिकुमपुर के थोड़ा आगे और है। आज भी उस गांव का नाम चारण वाला। अब चारण तो समय ये रिफूजा है, बाकी चारण नहीं है। कुछ समय के बाद में उन्होंने बोला साहब यहाँ पर तो हमारे जाति के नजदीक कोई गांव नहीं है और पानी की भी बहुत समस्या है, तो उसके बाद में दोबारा मैं ये नया गांव और लुम्बा का गांव, ये 2 गांव दिए। जो लुम्बा का गांव में भी आज है हमारे परिवार के, और गांव उनका खुद का स्वयं का जागीर है, और नया गांव में आके बसाए। उस समय यहाँ जशोड़ भाटियों ने हमारे सहयोग किया। जशोड़ भाटियों ने, जो उसमें बड़ी शुद्ध के जागीरदार थे, वो जशोड़ भाटी बड़ी शुद्ध के जागीरदार, उन्होंने ये यहाँ पर हमें बसने में सहयोग किया और बसे हम यहाँ पर। अच्छा, और मतलब इस गांव की क्या खासियत रही थी? खासियत रही कि चारणों का मूल ये जागीरदारी का गांव है, स्वयं की जागीरदारी थी। इसमें हमारे गांव में बसने वाला किसी को भी कर नहीं लगता था, कर मुक्त था। कर मुक्त माफी पटा, यानी इस गांव में कोई भी जाति का आदमी बसता था उसको रियासत में कर नहीं देना पड़ता था। ये इतनी विशेषता थी इसकी। ये विशेषता थी। बाद में जैसे ये गांव भी बस गया, तो बाद में यहाँ पुराने टाइम में पानी की किल्लत रहती थी, तो पानी की समस्या थी, तो पानी इस गांव में पीने के लिए पीस कहाँ से होता था? गांव का तालाब विशेषकर, जो आज भी अभी तक पानी है इसमें, मतलब रात को थोड़ा आगे पानी, अच्छा पानी रुकने के लिए अच्छी जमीन है, पानी चूसता नहीं है। और उससे पहले इस गांव के हर बड़ी शिर के पास में एक ताड़ा करके क्षेत्र है, उसमें कुएं होते थे। वो किसी कारणवश लोग कहते हैं किसी बाबा का श्राप है, और बाद में वो कुएं सब समाप्त हो गए, वहाँ पानी इतना बेकार हो गया कि पीने के लायक नहीं रहा, तो वो सब कुएं। बाकी बड़ी शिरकी का होता है कि 100 पाल और 80 नाल, इसका मतलब होता है 100 तो नाडियाँ थी बड़ी सीमा में और 80 कुएं थे, वो सब कुएं खत्म हो गए। एक अभी रहा है सर नाम का, जो सुतारों का कुआं था। अब गांव भी बस गया, पानी की आपने बता दी, तो अपन देवस्थान जो गांव बसा था जब से लेकर आज तक यहाँ कौन कौन से? मूल देवस्थान या करणी माता का मंदिर है जो गांव बसा तब से लेकर के, और आवड़ जी का मंदिर, 2 तो मूल देव है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गया जैतून भाटी आके बसे हैं, तो कुछ उनके देवता भी जो आज हम सभी मानते हैं, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। एक तो लड़े सती जी का मंदिर है, बहुत चमत्कार है उनका, और बबूता सिद्ध और नखतबना के मंदिर हैं, और एक है कोला दादा जो जुंजार किसी टाइम में शेवड़ा के अंदर जुंजार थे, उनका इतना पड़ता था कि 100 साल पहले जब अभी कोरोना आया, उसी तरह से पहले एक भावी नाम की बीमारी आई थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के टाइम में घोड़ों से फैली हुई, ऐसा बता रहे हैं। उस समय शेवड़ा गांव के अंदर कोई आदमी बीमार नहीं हुआ था। अच्छा। ऐसा चमत्कार था उनका। भाप के लोग कई घर वहां पहुंच गए थे, तो लोगों ने मना किया बीमारी चल रही है हमारे गांव नहीं है, तो क्या किसी आदमी को भाप में ऐसा बताया उन्होंने,
कि शरण में आने वाले को रोको मत, जो बीमार है वो बचेगा नहीं, बाकी बीमार नहीं होगा, आने दो। ऐसी उनकी अच्छा। दंत कथा चल रही है। आज भी उनका स्थान है और उनका भी यहाँ नया गाँव में स्थान है। अब अपन ये जैसे गांव भी बस गया, गांव में हर गांव में गाय, पशु, पक्षी और मवेशी के लिए मतलब गोचर होता है, सरकारी जमीन होती है गायां चरने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए। तो इस गांव में गोचर या सरकारी जमीन एक्स्ट्रा कितनी है जो गायां चर सकें? गोचर और ओरण भूमि तकरीबन 500 बीघा से ज्यादा है उस समय ये, क्योंकि हमारे पुरखों का जागीरी गांव था, तो सेटलमेंट हुआ 12 के साल में, तो उन्होंने मेरे पिताजी दादाजी ने वो आरक्षित रखी थी। ओरण है देवता नाम से, जहाँ आज फॉरेस्ट मान लो वैसे ही, उसके अंदर कोई भी पेड़ नहीं काटा जाता है, ना उसकी बुआई होती है ना, और गोचर है। लमसम 500 बीघा से ज्यादा है। अच्छा, अब साहब मैं आपसे अंतिम क्वेश्चन यही करना चाहूंगा, आप बीएसएफ से रिटायर हो, देश की सेवा के लिए आपने नौकरी ज्वाइन करी, फिर कहाँ कहाँ सेवा की और कहाँ कहाँ लड़ाई में आप शामिल रहे, सीमा पर तैनात रहे? वैसे तो मैंने ड्यूटियां तो काफी जगह की है, मध्य प्रदेश में की है, टेकनपुर जो एकेडमी है बीएसएफ की ग्वालियर के पास में, वहाँ पर भी, बाकी दिल्ली में रहा हूँ, और आंतरिक सुरक्षा से हिसाब से मैं बंगाल बिहार भी गया हूँ। विशेष मेरा टाइम ज़्यादातर गुजरात में रहा। अच्छा। और 71 के बाद मैं भुज में था, भुज से आगे खाबड़ा पोस्ट को तोड़ करके पाकिस्तान का एरिया, पारकर एरिया में जो कवर किया था, जहाँ मेरी कंपनी के कंपनी कमांडर चंदन सिंह चंदेल को वीर चक्र मिला था और हमारी यूनिट को संग्राम मेडल मिला। मैं भी संग्राम मेडल विजेता हूँ, जो आज मेरे पास में संग्राम मेडल और 25-20 में 2 मेडल। अच्छा, आप 1971 की लड़ाई में 71 शामिल थे? शामिल था। अच्छा, शामिल था नहीं, हमने खुद ने, हमारी कंपनी ने पोस्ट तोड़ा था पाकिस्तान का। अच्छा, बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट था, उसको तोड़ा था। उसी लक्ष्य में हमारे कंपनी कमांडर को विशेषकर वीर चक्र मिला था, चंदन सिंह चंदेल जो स्वर्गीय है। अच्छा, आप बीएसएफ से सैनिक के रूप में काम कर रहे थे, देश की रक्षा के लिए काम कर रहे थे, तो अभी देखते हैं जो पाकिस्तान और भारत के बीच में रस्साकसी चल रही है, पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने अपन भारत में घुस करके निर्दोष लोगों की हत्या की और फिर भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, आप सुनाइए। देखिए, ये चीज तो बहुत बड़े लेवल की बात होती है, उनकी अपनी गुप्त विचारधाराएं होती है, ऐसी मीटिंगें होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। विशेषकर ऐसा है, हमारा पड़ोसी है, हालांकि यह भी हमारा ये भाई था, हमारे अंदर से ही जाके अलग एक देश बना था, पर उनके अंदर ऐसी कुछ लोगों के हाथ में गया जिन्होंने दुश्मन का रूप ले लिया। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कितना भी कर लो, आखिर में इनका पनिशमेंट मिलेगा तो ही उनको अकल आएगी, अकल नहीं आएगी। क्यों? उनके अंदर जो, जिनके पास में पावर है, वो लोग सब बाहर रहते हैं। पाकिस्तान से उसका मतलब नहीं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनका परिवार यहाँ रहता नहीं। पाकिस्तान में पब्लिक मारी जाती है। आज इतनी बुरी हालत पाकिस्तान की, जहाँ आटा नहीं मिल रहा है, वो सब विदेशों में, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे, विदेशों में रह रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ सत्ता के लिए बैठे हैं। पब्लिक मरेगा कोई उनको लेना देना नहीं। पब्लिक बहुत दुखी वहाँ की। क्यों? कि 71 लड़ाई में जो पाकिस्तान से आए थे रिफ्यूजी, जो आज हमारे देश में आए हैं, उन्होंने स्वयं ने ये चीज बताई है। हालांकि मैं कम से कम 8-9 महीने पाकिस्तान के एरिया कवर किया, तो मैं उसमें रहा हूँ, वहाँ लोगों से मिलते थे, लोग आते थे, वो बताते थे कैसी हालत है। अच्छा, अभी जो ये गोला बारूद जो भारत ने पाकिस्तान पर मतलब आतंकवादियों के जो अड्डे ध्वस्त किए थे, तो आप एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे, अभी तो वर्तमान में रिटायर हो, पर आपको एक मन में और हुजम तो होगा कि हमारा देश है। नहीं, मैं तो अभी ये कल से ही ज्यादा इतना चल रहा था, कल से ही कुछ थोड़ा ज्यादा सुन रहे कि ब्लैकआउट हुआ है और सायरन बीच बजने के पहले वॉक ड्रिल भी किया था। अभी लग रहा ऐसा रहा कि अब तो, क्योंकि मेरी उम्र तकरीबन 76-77 साल है, तो मैं सीमा पर जाने के लिए मेरी इच्छा तो होती है, पर मैं देखो मेरा शरीर इस काबिल नहीं है। फिर भी अगर कहीं भी सरकार से मैं निवेदन करूंगा, किसी जगह खड़े रहकर किसी चीज की सुरक्षा करने तक जाने के लिए आज भी तैयार है, स्वस्थ है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जहां पर देख रेख करने के लिए हम जा सकते हैं, सीमा पर तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी होती है ना, जहां पर सेवा का मौका नहीं, वहां पर सुरक्षा करनी है, तो हम जानते हैं, उस चीज के हमें ज्ञान है, अनुभव है। चलो साहब, आपसे अंतिम क्वेश्चन एक ही है,
भारत एक देश मतलब आत्मनिर्भर देश कहा जाता है। आज की बात करेंगे युवाओं की। युवा एक देश का भविष्य कहा जाता है। तो वर्तमान में युवा की कुछ जो अपन स्थिति है गड़बड़ रही है। हर चीज से युवा मतलब पिछड़ रहा है, नशे की तरफ हो, चाहे हर बात की तरफ हो, चाहे पौराणिक संस्कृति की तरफ हो। तो उसके बारे में आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरा देश हमेशा किसी देश को नीचे गिराने के लिए सबसे बड़ी चीज उस देश की ताकत होती है युवा पीढ़ी। तो जो हमारे दुश्मन हैं उनका हमेशा यही एक ध्येय रहता है कि नई पीढ़ी को खत्म करो ताकि देश आगे नहीं बढ़ेगा। नई पीढ़ी खत्म हो खत्म जाएगी होगी तो तो बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए सबसे ज्यादा बाहर से अवैध नशा है, अवगुण है, इन चीज का सप्लाई करें, ड्रग्स वगैरह है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पर कुछ युवा पीढ़ी को भी चाहिए, कुछ हम बुजुर्गों को चाहिए कि हमारी बैठक समाप्त हो गई। अच्छा, बुजुर्गों की गांव बैठक के अंदर बुजुर्ग आदमियों को पहले बैठते थे, वहां बच्चे बैठते थे। आज का युग आ गया। सबसे बड़ी चीज हाँ टेक्नोलॉजी है, जरूरी है, ज्ञान प्राप्त के लिए साधन जरूरी है। तो मोबाइल को मैं दोनों तरफ से देखता हूँ, हानिकारक भी है, अच्छा भी है। अच्छा भी। अब उसका उपयोग है, घर में बंदूक अच्छी चीज है सुरक्षा के लिए, पर श्याम अगर जैसे उसी की बरतान के बैठ जाए तो खतरनाक। तो मोबाइल एक तरह के शस्त्र है, इसको गलत इस्तेमाल करो। बच्चों को दिमाग कभी फ्री नहीं रहता। अगर आदमी 24 घंटे के अंदर 18 घंटे अगर मोबाइल में घुसा रहेगा तो उसके दिमाग की क्या हालत होगी, उसके स्वास्थ्य की क्या हालत होगी, वो क्या सीखेगा, क्या दुनिया में देखेगा, क्या हो रहा, कुछ नहीं है। पास में बैठ के कोई चला गया, मालूम नहीं था मेरे पास कौन आया कौन बैठा गया, मोबाइल में लगा रहा है। कुछ उन्हें सामाजिक ज्ञान होना जरूरी है, सांस्कृतिक ज्ञान होना जरूरी है। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छी से अच्छी चीज निकालनी चाहो तो मिलेगी, और बुरी चीज हो निकालनी, बुरी से बुरी चीज भी उसमें मिलेगी। बच्चा क्या सीख रहा है वो बच्चा जाने और मोबाइल जाने। चलो साहब, आपने इस देश के बारे में भी जानकारी दी है और इस गांव के बारे में जानकारी दी है, और आप सैनिक के रूप में आपकी जर्नी, खुद की जर्नी के बारे में भी आप जानकारी दी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, आपका भाई परसुराम ढाका, PRD मरुद्रा के साथ। जय राजस्थान। धन्यवाद।